नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहिनी, प्यारी दीदी, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे इस समय पर लाइव हैं, सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे से परिवार विद्याकुल परिवार पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है और बहुत बहुत वंदन है। तो सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कहते नहीं है मेरे प्यारे से श्रेणियों की, अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। जय श्री राधे, जय श्री राधे। मैंने बताया है दोस्तों कि जब मन हारने लगे लगे कि अब बहुत मन उदास है, तो एक बार मेरे साथ प्यार से बोलेंगे, नमः पार्वती पता हर हर महादेव। सभी लोग कहते हैं कि सर कैसे हो, कैसे हो बाबू? मैं मस्त हूं यार, अच्छा हूं सर। मुझे नमस्कार, राधे राधे, स्वागत, अभिनंदन सर, कांग्रेचुलेशन फॉर न्यू बाइक। आप लोग को कैसे पता चल गया भैया? हम तो बताए भी नहीं आप लोग को, सब लोग बधाई दे रहे हो। आप लोग को सब बहुत बहुत दिल से प्यार, बहुत आभार जो आपने बहुत बधाई दी। तो जितने भी प्यारे बच्चा, प्रणाम भैया जी, बहुत अच्छा लगा बाइक। नमस्कार, राधे राधे, राधे राधे। आप कैसे हो? मस्त हूँ भैया, अच्छा हूँ, बिल्कुल लल्लन टॉप तरीके से हूँ, आपके समक्ष हूँ। और मिठाई खिलाइए। हाँ बेटा, मिठाई सबको मिलेगी। ऑनलाइन मिठाई खिला दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सर आप सुंदर लग रहे हैं। अच्छा सर, कंग्रेचुलेशन सर, कंग्रेचुलेशन बाइक लेने के लिए। ये सब आप लोग का प्यार है यार। आप लोग को कहाँ से ये सब बात पता चल जाती है यार? कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। अच्छा, आप समझ पा गए, इंस्टाग्राम पर देखे थे ना, पोस्ट किया था बेटा। तो जितने भी प्यारे भैया, प्यारी दीदी, प्यारी बहनियां जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन है आप सभी प्यारे भाइयों का। इसको लगा दो यार, सबसे पहले पूरा बंद कर दो यार, मेरे कोई ना कोई धक्का लगाएगा। तो बाबूजी चलिए भैया, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके प्यारे से परिवार में। और लगातार कंटिन्यू निबंध लिखना सीखेंगे। तो मेरे प्यारे भैया, प्यारी बहनी और प्यारे दीदी, तो जितने भी सज्जनगढ़ इस समय पर लाइव बने हैं, निबंध कैसे लिखें और कौन कौन से निबंध इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस पूरे सेशन पर 5 से 6 निबंध है अभी सप्ताह, मतलब आज कल परसों। हेलो सर, एक बार मेरा नाम लीजिएगा बेटा, नाम लेने का अभी टाइम नहीं है। क्यों? गणित वाला भी क्लास चल रहा है क्या इंटर पे? कौन सा? हुंकार का? कई बजे से? अच्छा, 12:30 बजे से चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, सारे बच्चे मैथ तक क्लास ले ले, आज निबंध लिखवाना है। और इसको बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप सभी लोग इसको बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? एक कह रहे हैं सर सभी किस बात की बधाई दे रहे हैं, तो बेटा एक गाड़ी लिया हूँ रॉयल एनफील्ड बुलेट, उसी की बधाई दे रहे हैं सभी लोग। तो चलिए सर, आप कितने गोरे हैं? नहीं बाबू, गोरे नहीं, कैमरा गोरा किया। हाँ तो बोला करिया, हे धूप अब ना निकल, तू बहुत बढ़िया है, अब मैं क्या ही बताऊं, अब मैं बहुत करिया हूं। तो निबंध, सबसे पहले आप ये जानो मेरे प्यारे भैया, प्यारी दीदी, कि निबंध है क्या, निबंध की कंडीशन क्या है। निबंध रचना एक व्यवस्थित कलात्मक विधा है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के ज्ञान, अनुभव, सोच और लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये है महत्वपूर्ण क्यों मेरे प्यारे भैया, प्यारी दीदी। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपकी परीक्षा में 8 नंबर का निबंध आता है। कितने नंबर का भैया? आपकी परीक्षा में 8 नंबर का निबंध आता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि निबंध क्या है, तो आप बताओगे निबंध रचना एक व्यवस्थित कलात्मक विधा है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के ज्ञान, अनुभव, सोच और लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। हमेशा सोच पर निर्भर है। तो आप लिख सकते हैं निबंध रचना, लिख सकते हैं मेरे प्यारे भैया, निबंध रचना, निबंध रचना, निबंध रचना एक, निबंध रचना एक व्यवस्थित, निबंध रचना एक व्यवस्थित
निबंध रचना एक व्यवस्थित कलात्मक विधा है। एक व्यवस्थित कलात्मक विधा है। एक व्यवस्थित कलात्मक विधा है। निबंध रचना एक व्यवस्थित कलात्मक विधा है। पहले थोड़ा इसके बारे में जान तो लीजिए। जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के जिसका उपयोग जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के निबंध रचना लगा दो। निबंध रचना एक व्यवस्थित कलात्मक विधा है जिसका उपयोग, कोई साउंड प्रॉब्लम नहीं है बेटा, परेशान मत होइएगा। सर मैं इन सब में एक्सपर्ट हूं, कोई साउंड प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्यारे भैया, कोई साउंड प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्यारे बेटा जी, प्यारे भैया जी, प्यारे दीदी जी। सर रिकॉर्डेड बैच नहीं, कौन सा रिकॉर्डेड बैच है? गजब हो यार तुम लोग यार। रिकॉर्डेड बैच नहीं, कौन सा रिकॉर्डेड बैच है भाई? निबंध रचना एक व्यवस्थित कलात्मक विधा है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के ज्ञान 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 अनुभव और सोच ज्ञान अनुभव सोच ज्ञान अनुभव सोच जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के ज्ञान अनुभव सोच और लेखन कौशल के 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 मूल्यांकन के लिए किया जाता है। लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। 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 लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। मेरे प्यारे बेटा, प्यारी बहनी, प्यारी दीदी, आप सभी को मैं बता दूं, एक बहुत प्यारी सी मैं बात बताने वाला हूं। जितने भी प्यारे बच्चे हैं, सर लिखा रहे हैं सर जी, बिल्कुल लिखा रहे हैं, क्यों नहीं लिखाएंगे? निबंध लिखना नहीं है क्या? सर आप अपने शादी में दहेज भी लेंगे क्या? नहीं तो बेटा ये किसने कह दी? सर ये भी लिखना है क्या? बता दीजिए। सर आपके जैसा हिंदी टीचर आज तक नहीं देखा है। चलो बेटा निबंध, बेटा थोड़ा से तो यार लिखना पड़ेगा ना। मान लो परीक्षा में आ गया 5 नंबर का आ गया कि 8 नंबर का यार एक प्रश्न पूछा गया कि निबंध है क्या, तब आप क्या बताएं? सर हुंकार बैच को पढ़ा रहे हैं ना। हाँ ये हुंकार बैच है, हुंकार इलोजन नहीं है बेटा, ठीक है। एक करने से समझ नहीं आया बेटा, मैं निबंध की परिभाषा लिख रहा हूं कि भाई 8 नंबर का निबंध आता है क्या आखिरकार? तो निबंध मैं बता रहा हूं, निबंध रचना एक व्यवस्थित कलात्मक विधा है। एक व्यवस्थित कलात्मक विधा है। कैसे बेटा? जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के ज्ञान अनुभव सोच और लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। अब मैं आप बात बताता हूं बेटा, अब मैं बात बताता हूं कि इसका जो उपयोग है लेखन कौशल के आधार पर किया जाता है। 8 नंबर का निबंध आता है, बेरोजगारी पर निबंध लिखिए। आरती बेटा क्या दिक्कत है आपको? अब ध्यान सुनिएगा। है क्या बाबू? हमारे यहाँ क्या होता था, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग को लिखना है सर जी, लिख लो बेटा, छोटा सा नोट है ये। और एक मैं बात बता दूं, बहुत मजा आएगा, ठीक है। लेकिन किसको लिखना है बेटा? मैं अभी सब लिखवा रहा हूं, सब बात बता रहा हूं। जैसे हमें बेरोजगारी पर निबंध लिखना है, पर्यावरण पर निबंध लिखना है, भ्रष्टाचार पर निबंध लिखना है, छठ पूजा पर निबंध लिखना है, सब कुछ मिल पाएगा। सर लोडेड बैच फ्री है क्या? हाँ फ्री है बेटा, फ्री है। अब ध्यान से सुनना है क्या बाबू, जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे और फिर हाई स्कूल में तो जैसे तैसे पास हो गए, इंटर में जब हुआ कि ज्यादा नंबर आना चाहिए, तो हम अपनी दीदी से पूछे। अब ध्यान सुनना भैया, ध्यान से। हम अपनी दीदी से पूछे कि दीदी किसका निबंध याद कर ले, तो हमारी दीदी कहे भैया हमारे फेवरेट टीचर पर याद कर लो, प्री कवि याद कर लो, लेकिन तुम याद कर लो बाबूजी कबड्डी पर याद कर लो। लेकिन मैं उनसे कह रहा था कि नहीं, विज्ञान पर याद करवा दो, भ्रष्टाचार पर याद कर लो, महिला सशक्तिकरण पर याद करवा दो। मेरी दीदी कही नहीं बे, ऐसे करके, नहीं बे तुमको कबड्डी पर याद करना है। हम कहा ठीक है भैया, कबड्डी पर याद कर लिए, कबड्डी पर याद कर लिए। बाबू हम
कबड्डी पर याद कर लिए, किस पे याद कर लिए? अब ध्यान सुनना, हम कबड्डी पर याद कर ले। देखो निबंध एक कौशल है, वही तो कहा, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के ज्ञान, अनुभव, सोच और लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए किया जाता है, सोच पर आधारित है। अब है क्या, मेरी दीदी कही, ध्यान सुनिएगा, दीदी कही कि तुम कबड्डी पर याद कर लो। अब जब एग्जाम देने गए भैया, अरे मोरी अम्मा, अरे मोरी दादा, कबड्डी था ही नहीं, खेल था ही नहीं। पहला हेडिंग था बेरोजगारी, दूसरी हेडिंग आई थे महिला सशक्तिकरण, तीसरा विज्ञान। अरे मोरी अम्मा रे, मेरा त्योहार, अरे बप्पा रे। हम अब एक लास्ट ऑप्शन था मेरी हवाई यात्रा। बहुत ध्यान से सुनना बिल्कुल। तो हम लिखे, अब मेरा दिमाग चकराया क्योंकि तुम्हारा भाई याद करके गए थे कबड्डी पर। अब हम दीदी को वहीं, तुम्हारा ये हो जाए, मैं आकर तुमको बहुत मारूंगा, फलाना है ढिकाना है खूब। मैं 1 मिनट के लिए प्रेशर में आ गया क्योंकि यार फ्री का नंबर है ये बाबू, जो 8 नंबर है ये फ्री के नंबर है। कैसे नंबर है बाबू? फ्री के। ये मेरे प्यारे भैया, ये 8 नंबर जो है भैया वो फ्री के नंबर है। कैसे नंबर है? फ्री के नंबर है। तब होता क्या है कि मेरे दिमाग में खुरापात आया, मैंने कहा कुछ तो याद नहीं है, पिक्चरों में हवाई जहाज देखा हूं। तो मैंने लिखा कि हमारे पिताजी ने गोवा के लिए टिकट कटाया, हम प्लेन से गए जाने के लिए। तो जब हम यहाँ से एयरपोर्ट पहुंचे तो एक बस आई लेने, हवाई जहाज तक पहुंचाया गया हमको। बीच बीच में अनाउंस हो रहा था, हम वीआईपी अपने कपड़े सूट बूट लेकर के पहुंच गए। हवाई जहाज में हम लोग बैठ गए। अब हम सोचे अब क्या होता है, अब उड़ेगा केवल। तो हमने कहा कि हवाई जहाज उड़ान भरता है और कुछ दूर उड़ने के बाद हवाई जहाज में तकनीकी खराबी आ गई और उसे, हवाई जहाज को कबड्डी मैदान पर उतारा गया और वहां कबड्डी का मैच चल रहा था। अब तेरे भाई ने कबड्डी याद किया था, पूरा 8 पेज का लिख दिया कबड्डी पर निबंध। बाद में लिखा कबड्डी का मैच समाप्त हो गया, हवाई जहाज बनकर तैयार हो गया और हम यथाचित स्थिति गोवा पहुंच गए। ये रही मेरी हवाई यात्रा। देखा बाबू, देखा भैया। इसे कहते हैं आपदा कौशल बनाना। तो मेरे प्यारे भैया, प्यारी दीदी, आपकी परीक्षा पर निबंध आएंगे। बाबू हमने ऐसा निबंध तैयार किया, तो आपको अगर कुछ भी आता है, ये आपके विचार पर है, आपके एक्सपीरियंस पर है, आपके लेखन कौशल पर, सोच पर, क्षमता पर आधारित निबंध है बेटा। मजा आया ना आप सबको? तो आप कुछ याद कर रहे हो, कुछ लिखो, बस बढ़िया से पहले प्रस्तावना। एक निबंध लिखने के लिए पहले प्रस्तावना बनाते हैं, संकेत लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं? तो सबसे ज्यादा इस समय फैली क्या है? तो सबसे ज्यादा इस समय हमारे समाज में बेरोजगारी फैली हुई है। क्या फैली हुई बाबू? तो सबसे ज्यादा जो हमारे समाज में फैली हुई है वह, मेरे प्यारे भैया, मेरी प्यारी दीदी, प्यारी बहना, तो सबसे ज्यादा जो हमारा फैली हुई है इस संसार पर, तो मेरे जितने भी प्यारे प्यारे भैया हैं, प्यारी प्यारी दीदी हैं, तो मैं उन सबको बता दूं कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो फैली है वह बेरोजगारी ही फैली है, बेरोजगारी की समस्या। तो निबंध आपको 4-5 आएगा। तो आज हम जो लिखने वाले हैं निबंध, तो देखो ध्यान सुनना, परीक्षा में लिखना कैसे। परीक्षा में जो प्रश्न संख्या है, मान लीजिए निबंध आ गया प्रश्न संख्या 1, तो आपको लिखना है प्रश्न उत्तर, यानी प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या 1। ध्यान से समझना आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप कॉपी पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, मान लीजिए 1 आ गया, तो आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, तो थोड़ा सा बहुत प्यार से जाना, मेरे साथ सभी प्यारे बच्चे लिखें जिससे उनका मतलब रिवाइज हो, छूटे ना चीजें। प्रश्नोत्तर संख्या 1। फिर आगे लिखना है कि अब आप लिखने क्या वाले हैं, तो आपको हेडिंग बनाकर लिखना है निबंध आप लिखने वाले हो। क्या लिखने वाले हो भैया? तो आप लिखने वाले हो मेरे प्यारे भैया निबंध लिखने वाले हो। क्या लिखने वाले हो? तो मेरे प्यारे भैया, प्यारी दीदी, प्यारी बहना, तो आप लोग लिखने वाले हैं मेरे प्यारे भैया निबंध। और आपको मिलेंगे फ्री के 8 नंबर। तो आज जो आपका भाई पढ़ाने वाला है वह पढ़ाने वाला है कि बेरोजगारी पर निबंध लिखेंगे, बेरोजगारी की समस्या पर, बेरोजगारी की समस्या। तो बेरोजगारी की समस्या पर निबंध लिखेंगे और ऐसे ही करके मैं आपको 6-7 निबंध लिखवा दूंगा, आपकी परीक्षा में हूबहू मिलेगा, कोई सा भी लिखाना। और आपको मैं बताऊंगा कि निबंध कितने प्यार से लिखवाते हैं और कितना प्यार से परीक्षा में आता है। तो बेरोजगारी की समस्या, तो आपको ये निबंध लिखना है। देखो अब ध्यान से मेरे भैया, मेरी बहनी, मेरी दीदी, सभी लोग ध्यान से सुन लेना
कि निबंध 8 नंबर का आता है, परीक्षा में कुछ लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन निबंध जरूर लिख कर आना। तो देखो, किसी भी निबंध को लिखने के लिए सबसे आवश्यक पॉइंट क्या है कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको बनाना है रूपरेखा। क्या बनाना है मेरे प्यारे भैया? कोने पर लिखेंगे रूपरेखा। कोने पर क्या, पहले पेज पर वो हो गया, अब दूसरे पेज पर लिखना है रूपरेखा। क्या लिखना है भैया? रूपरेखा। रूपरेखा का मतलब क्या होता है कि आप निबंध में क्या बताएंगे। तो किसी भी निबंध का पहला पॉइंट जो होता है वह होता है प्रस्तावना, कि हम किसी भी निबंध के बारे में सबसे पहले शुरुआत में बताते हैं। तो पहले पॉइंट पर आप लोग क्या लिखोगे? तो मेरे प्यारे भैया, पहले पॉइंट पर आप लिखोगे प्रस्तावना। फिर इसके बाद बेरोजगारी पर निबंध लिख रहे हैं तो दूसरे पॉइंट पर लिखोगे बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी का अर्थ क्या लिखोगे भैया? तो दूसरे पॉइंट पर लिखोगे बेरोजगारी का अर्थ लिखोगे। क्या लिखोगे? बेरोजगारी का अर्थ लिखना है। दूसरे पॉइंट पर क्या लिखना है? बेरोजगारी का अर्थ लिखना है। फिर तीसरे पॉइंट पर लिखेंगे कि एक बेरोजगारी एक प्रकार की समस्या है, तो आप लिखेंगे बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या। बेरोजगारी बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या। क्या लिखेंगे भैया? अगली हेडिंग है बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है। ये हमारे यहाँ तो भाई साहब बहुत तगड़ी समस्या है, आपको मालूम होना चाहिए ना। अब आपको लग रहा होगा गुरुजी ये क्यों लिखवा रहे हैं, अभी मैं इसका पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। और समस्या के साथ साथ ये हमारे युवा के लिए एक श्राप है। तो बेरोजगारी एक श्राप लिखो बेटा। बेरोजगारी बेरोजगारी एक श्राप। बेरोजगारी एक अभिशाप। बेरोजगारी एक अभिशाप। बेरोजगारी एक अभिशाप। बेरोजगारी जो है वह एक प्रकार की क्या है? अभिशाप है। फिर आगे लिखेंगे बेरोजगारी के कारण, कि आखिरकार बेरोजगारी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। बेरोजगारी के कारण, और सुनिएगा, ये हेडिंग अपने मन से बनाई जाती है, याद नहीं की जाती है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देंगे। बेरोजगारी के कारण, क्या भैया? बेरोजगारी के कारण। फिर बेरोजगारी की समस्या के समाधान। बेरोजगारी के समस्या 6वें नंबर पर बनाएंगे बेरोजगारी के समस्या के समाधान। बेरोजगारी बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या का समाधान। का समाधान। बेरोजगारी की समस्या का समाधान। समाधान। बेरोजगारी की समस्या का समाधान। और लास्ट में कंक्लूजन अवश्य लिखते हैं, यानी उपसंहार। अब एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा, एग्जामिनर आपकी परीक्षा में, बाबूजी ध्यान से सुन लो, मेरे प्यारे भैया प्यारी बहनें, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग पहले ध्यान से सुन लेना, क्लास कोई रिकॉर्ड नहीं। अब ये लिखना है सर, लिखे लोग? हाँ लिखो। देखो बच्चा, किसी भी निबंध को लिखते समय ध्यान से समझो, किसी भी निबंध को लिखते समय मेरे भाई, तो सबसे पहले रूपरेखा बनाना है। रूपरेखा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले प्रस्तावना लिखी जाती है और लास्ट में उपसंहार, और बीच में 4 या 5 हेडिंग बना दीजिए, बहुत है। ठीक है? इतना बड़ा लिखना पड़ेगा? बिल्कुल लिखना पड़ेगा। तुम्हारा भाई लिख रहा है, अरे यार भाई अभी से लिखे रहोगे, 1-2 बार पढ़ोगे, परीक्षा में धक 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 लिखेगा बेटा। अब एक चीज जानो, किसी भी, देखो पहले आप लिख लेने प्रश्नोत्तर संख्या निबंध, और जिस पे लिखने वाले हो ये लिख देना। फिर दूसरे पेज पे ये पूरे एक पेज पर समान सजा देना। एग्जामिनर जैसे इसको देखेगा तुरंत 2 नंबर दे देगा, पहले ही 2 नंबर दे देगा भाई साहब, पहले ही 2 नंबर दे देगा, पहले ही 2 नंबर दे देगा। जो अभी अभी आए हैं तुरंत लिखना चालू करो मेरे साथ। तो सबसे पहले रूपरेखा बताओ। रूपरेखा का मतलब होता है विस्तार, कि हम क्या इस निबंध, आप एग्जामिनर को पहले बता देते हो कि भाई देख, भाई देख, तू यार चेक मत करना, भाई देख तू चेक मत करना, पहले ही मैं बता दूं कि ये लिखने वाला हूं। तो प्रस्तावना किसी भी चीज की बताने के लिए किया जाता है, उपसंहार उसमें निष्कर्ष क्या निकला उसके लिए किया जाता है। अब बीच में 4-5 हेडिंग, मिनिमम 5 हेडिंग बनाना अनिवार्य है। मिनिमम 5 हेडिंग बनाना अनिवार्य है। ठीक है? नहीं लिखना है सर, क्यों नहीं लिखना है? 2 नंबर मिलेगा। अब हम लिखवाना चालू करते हैं। प्लीज चैट प्राइवेट रहेगा, बात नहीं करेंगे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है? 8 नंबर का सवाल है मेरे प्यारे भैया प्यारी दीदी। सबसे पहले प्रस्तावना देखिए, पहले हेडिंग बनाकर लिखते हैं मेरे प्यारे भैया प्रस्तावना। पहली हेडिंग बनाकर लिखते हैं क्या बाबू? पहली हेडिंग बनाकर लिखते हैं प्रस्तावना। क्या लिखते हैं भैया? तो पहली हेडिंग बाबू बनाकर लिखते हैं प्रस्तावना। क्या लिखते हैं मेरे प्यारे भैया? पहली हेडिंग बनाकर लिखते हैं प्रस्तावना, लिखते हैं पहली हेडिंग बनाकर। पहली हेडिंग बनाकर क्या लिखते हैं?
प्रस्तावना लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रस्तावना। क्या है आखिरकार बेरोजगारी? तो आप लिख दीजिए, बेरोजगारी समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। याद कहां करना है? बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की प्रमुख समस्या है। आजकल पढ़े लिखे युवक भी बेरोजगारी के कारण परेशान है। सच में यार, न जाने कितनी डिग्री लिए हैं लोगों ने अपने परंपरागत जातीय व्यवसाय छोड़ दिए। जैसे बनिया काम क्या था? दुकान करना। बच्चे छोड़ दिए आजकल। किसानों काम, मतलब अपने जातीय जो व्यवस्था वाले हैं वो व्यवसाय छोड़ दिए। सभी नौकरी की तलाश में दौड़ रहे हैं भाई। ऐसी स्थिति में कितने लोगों को नौकरियां प्राप्त हो सकती हैं, जबकि इनके स्थान जनसंख्या की दृष्टि से सीमित है बेटा। तो ये प्रस्तावना लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा बेरोजगारी की समस्या। सबसे पहले लिखिएगा बाबू बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या लिखो बाबू। बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी से लिखे। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की। सबसे पहले पॉइंट में लिखो, बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। एक प्रमुख समस्या है। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। एक प्रमुख समस्या है। एक क्या भैया? प्रमुख समस्या। लिखेंगे आजकल पढ़े लिखे युवक भी बेरोजगारी के कारण परेशान है। लिखिएगा बाबू आजकल। आजकल 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 पढ़े लिखे युवक भी। आजकल पढ़े लिखे युवक भी। आजकल पढ़े लिखे युवक भी। आजकल पढ़े लिखे युवक भी बेरोजगारी। आजकल पढ़े लिखे युवक भी बेरोजगारी के कारण परेशान है। बेरोजगारी के कारण परेशान हैं। आजकल पढ़े लिखे युवक भी बेरोजगारी के कारण परेशान हैं। आजकल जो पढ़े लिखे युवक हैं वो बेरोजगारी के कारण क्या है भैया? परेशान है बाबूजी। सच में कहे परेशान। लोगों ने अपने परंपरागत जातीय व्यवसाय छोड़ दिए। लिखेंगे लोगों ने अपने परंपरागत जातीय व्यवसाय छोड़ दिए। जातीय व्यवसाय छोड़ दिए हैं। जातीय व्यवसाय छोड़ दिए हैं। जातीय व्यवसाय छोड़ दिए। लोगों ने अपने जातीय व्यवसाय छोड़ दिए हैं। बाबू इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दे। एक बात का हमेशा ध्यान देना कि जो हमारे पिताजी व्यवसाय कर रहे हैं उस पर कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। कभी भी हमको शर्म नहीं करनी चाहिए अपने पिताजी के व्यवसाय पर। इस बात को यार ध्यान दो, समझो। कभी भी जीवन पर शर्म नहीं करनी चाहिए। सभी नौकरी की तलाश में दौड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कितने लोगों को सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है, जबकि इनके स्थान जनसंख्या की दृष्टि से सीमित है बेटा। आज सभी सरकारी नौकरी के लिए परेशान है। आज सभी सरकारी नौकरी के लिए परेशान है। आज सभी सरकारी नौकरी के लिए क्या है बेटा? परेशान है। खुद ही सोचिए क्या सभी व्यक्तियों को नौकरी मिल सकती है? क्या सभी व्यक्तियों को सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है? सभी व्यक्तियों को सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। प्राप्त हो सकती है। प्राप्त हो सकती है। प्राप्त हो सकती है। खुद के सोचना। ये बस प्रस्तावना हो गई यार। भाई साहब ये छोटी सी प्रस्तावना लिखिए आप लोग। ए भैया, ओए बहुत मार पड़े भैया। आई लव यू लुकुर लुकुर करा था।
सर चैट आप कर दीजिएगा, पढ़ने वाला विद्यार्थी रहे ज्यादा बढ़िया है ना बाबू। चैटिंग करता है, चीटिंग करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तावना, बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की, ध्यान समझना, बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है यार, याद कर लो। अब यार याद थोड़ा करना है, माइंड सेट करना है। प्रस्तावना पे वही लिखा जाता है जो एग्जाम पर आता है। तो जल्दी से, आजकल पढ़े लिखे युवा सरकारी नौकरी के लिए भाग रहे हैं, अपने जातीय व्यवसाय को छोड़ करके दर बदर भटक रहे हैं। क्या आप विचार करिए, क्या सबको नौकरी मिल सकती है मेरे प्यारे भैया? नहीं मिल सकती है ना, ठीक है। चलो अब दूसरी हेडिंग बनाइए, बेरोजगारी का अर्थ। दूसरी हेडिंग बनाएंगे, बेरोजगारी का अर्थ। दूसरी हेडिंग बनाना है बेरोजगारी का अर्थ। दूसरी हेडिंग बनाना है बेरोजगारी का अर्थ। दूसरी हेडिंग क्या बनाना है? बेरोजगारी का अर्थ बनाना है। क्या बनाना है? बेरोजगारी का अर्थ। दूसरी हेडिंग बनाएंगे बेरोजगारी का अर्थ। तो क्या है बेरोजगारी, पहले आप इसके विषय में समझे। बेरोजगारी ऐसी स्थिति को कहते हैं जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति जीविका चलाने हेतु न्यूनतम मजदूरी की दरों पर कार्य मांगता है, फिर भी काम न मिले, इसे बेरोजगारी कहते हैं। जब कोई योग्य शिक्षित व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी की दरों पर काम मांगता है, दर बदर भटकता है और उसे काम ना मिले, वही बेरोजगारी है। बालक, वृद्ध, रोगी, अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी के श्रेणी पे नहीं रखा जाता। यार लिखो, बेरोजगारी ऐसी स्थिति कहते हैं, लिखिएगा बेरोजगारी। बेरोजगारी, बेरोजगारी ऐसी स्थिति को, बेरोजगारी ऐसी स्थिति को कहते हैं, बेरोजगारी ऐसी स्थिति को कहते हैं, बेरोजगारी ऐसी स्थिति को कहते हैं, बेरोजगारी ऐसी स्थिति को कहते हैं जब कोई योग्य तथा, 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 लिख लो यार, मामला गड़बड़ा जाएगा। जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति, योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति, 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 काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति जीविका चलाने हेतु, जीविका चलाने हेतु, जीविका चलाने हेतु, जीविका चलाने हेतु, जीविका चलाने हेतु न्यूनतम मजदूरी की दरों पर कार्य मांगता हो, न्यूनतम, न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी की, न्यूनतम मजदूरी की दरों पर, न्यूनतम मजदूरी की दरों पर, दरों पर कार्य मांगता हो, कार्य मांगता हो, न्यूनतम मजदूरी की दरों पर कार्य मांगता हो, किंतु उसे कार्य ना मिले, किंतु, किंतु उसे, किंतु उसे कार्य ना मिल रहा हो, कार्य ना मिल रहा हो, मिल रहा हो, इसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं, 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 इसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। अब एक बात समझ लेना मेरी तरफ से कि बालक, वृद्ध, रोगी और अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। आगे लिख लीजिएगा, बालक, बालक, रोगी, बालक, रोगी, वृद्ध, वृद्ध, अक्षम, सक्षम का मतलब जो परिपूर्ण हो, अपूर्ण हो, अक्षम, अपंग, अपंग व्यक्तियों को, अपंग व्यक्तियों को, अपंग व्यक्तियों को, अपंग व्यक्तियों को बेरोजगार की, बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जाता। बेरोजगारी, बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जाता, बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जाता, श्रेणी में नहीं रखा जाता, नहीं रखा जाता, नहीं रखा जाता है, नहीं रखा जाता,
बेरोजगारी की श्रेणी में बिल्कुल कदापि नहीं रख सकते हो आप। बस इतना जान लीजिएगा कि बेरोजगारी की श्रेणी पे बिल्कुल भी नहीं रख सकते हो आप, ठीक है। हाँ, इस बात को बहुत प्यार से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हुआ, इतना मार मारूंगा ना कि दिमाग तरह टन हो जाएगा। लिखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, बस गुरुजी ऐसा है, गुरुजी वैसा है। भाई साहब ये बताओ, पहले मेरी बात समझो, क्या गलत हो गया तुम्हारा? बेरोजगारी ऐसी स्थिति कहते हैं जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति जीविका चलाने हेतु न्यूनतम मजदूरी की दरों पर कार्य मांगता हो किंतु उसे कार्य न मिल रहा हो, इसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। बालक, रोगी, वृद्ध, अक्षम, अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। आप कभी भी बालक है, बालक यार 5 साल का होता है, ठीक है, नींद आ रही बेटा सो जा, अच्छी चीजों पर नींद आएगा, तेरा 8 नंबर यहीं से मिलेगा, तुम्हारा 8 नंबर यहीं से मिलेगा। गुरुजी बारिश आ गया है बारिश आ गया, नहा लो, गाना सुन लो, बारिशों के मौसम में तेरे दर पर आए हैं। अपंग का मतलब होता है लंगड़ा, लूला, अंधा। अक्षम का मतलब होता है जो कार्य ना कर पाए, जैसे बिल्कुल जिसके हाथ पांव टूटे हों, बिल्कुल बूढ़ा हो, ये सब उसी के श्रेणी में आ जाते हैं अपंग का मतलब, अपंग नहीं जानते हो, जो लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, काना हो, ये, ठीक है। चलो, और कुछ दिक्कत है? अब चले आगे बढ़े। सर मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हैं? सबका सर 11th है कि 12th है? अरे भैया हाँ, अब देखा, अब नींदवा ना आवत हो ना भैया, अब नींद कहाँ से आए? देखो बेटा, लिखना है, अब एक बार लिखाना सिखा दूंगा, आपको लगेगा कि बहुत लेट लगेगा। पूरा निबंध आप मात्र 15 मिनट में पूरा निबंध लिख डालोगे, बस आप जान। बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या, तीसरी हेडिंग बनाओ जल्दी से, स्पीड से, बात मत करना। बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या, लिखो भैया, बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या, 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 बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या। क्या है, ध्यान सुनिएगा, क्या समस्या? भारत की आर्थिक समस्याओं में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है, बस लिख दो यार। यह एक ऐसी घातक समस्या है जिसके कारण मानव शक्ति का ही ह्रास नहीं होता, हिरास नहीं होता, हिरास का मतलब कमी, मानव शक्ति का नाश नहीं होता, वरन देश का आर्थिक ढांचा भी चरमरा जाता है। बेरोजगारी के कारण अनेक समस्याओं का भी जन्म होता है। लिखेगा, भारत की आर्थिक समस्याओं, लिखिएगा बेटा, भारत की आर्थिक भारत की आर्थिक समस्याओं में, भारत की आर्थिक समस्याओं में, भारत की आर्थिक समस्याओं में, भारत की आर्थिक समस्याओं में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है। भारत की आर्थिक समस्याओं में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है, बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है, बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है, बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है। बेरोजगारी कैसी समस्या है बेटा? तो बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है, भारत की आर्थिक समस्याओं में से बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है। यह एक ऐसी घातक समस्या है, लिखेगा, यह एक ऐसी घातक समस्या है, 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 यह एक ऐसी घातक समस्या है जिसके कारण मानव शक्ति का ह्रास नहीं होता, हास, हास का मतलब कमी, मानव शक्ति का हास, जिसके कारण मानव शक्ति कमजोर होती है, जिसके कारण ऐसी घातक समस्या है जिसके कारण जिसके कारण देश के युवा कमजोर पड़ रहे हैं, जिसके कारण देश के युवा कमजोर हो रहे हैं, जिसके कारण देश के युवा कमजोर हो रहे हैं, जिसके कारण देश के युवा कमजोर हो रहे हैं, और उनकी मानसिक शक्ति क्षीण हो रही है, और उनकी मानसिक शक्ति
और उनकी मानसिक शक्ति क्षीण का मतलब क्या होता है? कम, क्षीण हो रही है, क्षीण हो रही है, क्षीण हो रही है, हो रही है। क्षीण का मतलब मानसिक शक्ति कमजोर हो रही है। देश का आर्थिक ढांचा भी चरमरा रहा है, क्षीण हो रही है। तथा इस कारण से, तथा इस कारण से, तथा इस कारण से देश का, तथा इस कारण से देश का ढांचा भी चरमरा रहा है। देश का ढांचा भी चरमरा रहा है। देश का ढांचा भी चरमरा रहा है। चरमराना का मतलब होता है कमजोर पड़ रहा है। बेटा सोचो, भारत किस आर्थिक व्यवस्था से जूझ रहा है, ठीक है। ये था बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या। कैसी समस्या है? पूरा देश तंगी से जूझ रहा है, गरीबी से जूझ रहा है, जिसके कारण गरीबी फैल रही है। आप समझो, ऐसी मतलब इतनी घातक चीजें हैं कि आप अगर देखोगे तो लगेगा कि यार अब मैं क्या ही बताऊं यार, लगे यार हम कैसे कैसे देश में पैदा हो गए ना बेटा। ऐसा नहीं यार, देश तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप समझो सर, याद करना। अरे आप भाई साहब, याद वाद नहीं करना जाता है मेरे प्यारे भैया, याद नहीं करते हैं। लिखोगे एक दो बार अपने आप याद हो जाएगा यार। बात समझ पाए हो भैया? लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा बेटा, इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। चलो भैया अगली हेडिंग बनाओ, चौथी। चौथी हेडिंग बनाएंगे। चौथी हेडिंग क्या बनाओगे आप? बेरोजगारी एक अभिशाप। बेरोजगारी कभी वरदान नहीं हो सकती, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। बेरोजगारी एक अभिशाप, 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 कि बेरोजगारी एक अभिशाप है। तो क्यों अभिशाप है यार? बेरोजगारी देश व मानव समाज के लिए एक अभिशाप है। यह अनेक ऐसी समस्याओं को जन्म देती है जो समाज के लिए कलंक बन जाती है। इससे एक ओर निर्धनता, भूखमरी, मानसिक अशांति फैलती है, तो दूसरी ओर युवाओं में आक्रोश, अनुशासनहीनता बढ़ जाती है। बेरोजगारी ऐसा विषय है जो देश की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन को नाश कर देता है। अतः बेरोजगारी के कारणों की खोज करके उनका निराकरण नितांत आवश्यक है, मतलब बहुत जरूरी। बेटा इसी से जब बेरोजगारी फैलती है ना, इसी से आतंकवाद भी जन्म लेता है। इस बात को आप समझो। तो आपको लिखना है कि बेरोजगारी देश व मानव समाज के लिए एक अभिशाप है। बेरोजगारी, 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 ध्यान समझना। बेरोजगारी देश व मानव समाज के लिए, बेरोजगारी देश व मानव समाज के लिए, मानव समाज के लिए, मानव समाज के लिए एक अभिशाप है। मानव समाज के लिए, मानव समाज के लिए एक अभिशाप है। मानव समाज के लिए एक अभिशाप है। मानव समाज के लिए एक अभिशाप है। मानव समाज के लिए क्या है? एक अभिशाप ही तो है। यह अनेक ऐसी समस्याओं को जन्म देती है। यह अनेक ऐसी समस्याओं को लिखिए। यह अनेक ऐसी समस्याओं को, यह अनेक ऐसी समस्याओं को, अनेक ऐसी समस्याओं को जन्म देती है। अनेक ऐसी समस्याओं को जन्म देती है, जन्म देती है। कौन? बेरोजगारी। भैया सब तो ठीक है, बेरोजगार बहुत दुख देता है, जो समाज के लिए कलंक बन जाती है। जन्म देती है जो समाज के लिए, जो समाज के लिए कलंक बन जाती है, 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 जो समाज के लिए क्या बन जाती है भैया? जो समाज के लिए कलंक बन जाती है। इससे एक और निर्धनता, इससे एक और निर्धनता मतलब गरीबी, इससे एक और निर्धनता, इससे एक और निर्धनता, इससे एक और निर्धनता, ध्यान समझना। भूखमरी, कामा भूखमरी, भूखमरी, कामा मानसिक अशांति फैल जाती है। मानसिक अशांति फैल जाती है। मानसिक अशांति फैल जाती है। मानसिक अशांति फैल जाती है।
बिल्कुल फैलेगी यार। तो दूसरी ओर फैल जाती है, एक और मानसिक अशांति फैल जाती है, तथा दूसरी ओर तथा दूसरी ओर तथा दूसरी ओर युवाओं में तथा दूसरी ओर युवाओं में आक्रोश युवाओं में आक्रोश तथा दूसरी ओर युवाओं में आक्रोश तथा दूसरी ओर युवाओं में क्या फैलता है बाबू? आक्रोश फैल जाता है, वह अनुशासनहीनता फैल जाता है, युवाओं में आक्रोश बढ़ जाता है बढ़ जाता है बढ़ जाता है युवाओं में आक्रोश क्या हो जाता है? बहुत बढ़ जाता है, मार काट में उतार हो जाते लोग। बेरोजगारी एक ऐसा विषय है जो देश के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन को नष्ट कर देता है। बेरोजगारी लिखिएगा, बेरोजगारी बेरोजगारी एक ऐसा विषय बेरोजगारी एक ऐसा विषय है बेरोजगारी एक ऐसा विषय है जो जो ध्यान से समझिएगा, जो देश के आर्थिक जो देश के आर्थिक जो देश के आर्थिक जो देश के आर्थिक कामा सामाजिक देश के आर्थिक कामा सामाजिक सामाजिक तथा राजनीतिक देश के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन को नष्ट कर देता है, जीवन को नष्ट कर देता है नष्ट कर देता है राजनीतिक जीवन को नष्ट कर देता है। बेटा आप सोच कर देखो यार, बेटा आप थोड़ा से अगर आप सोचेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार गुरुजी वाकई में सही कह रहे हैं। बेरोजगारी जान रहे हो क्या होता है? पहले मेरी बात ध्यान से समझना। बेरोजगारी एक ऐसा कीड़ा है ना जो दिन पर दिन युवाओं को खत्म करता चला जा रहा है। एक ऐसा कीड़ा है, बस आप इतना जान लीजिए भैया। भाई साहब इतना भयंकर कीड़ा है, इतना भयंकर कीड़ा है कि पूरा नाश होता चला जा रहा है। सोचो भाई साहब, देश की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा रही है, सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ा रही है, राजनीतिक व्यवस्था गड़बड़ा रही है। भाई साहब देश का युवा भूखों मरेगा तो बताओ उसका वोट देने का मन करेगा? नहीं करेगा ना बेटा। तो अब एक हेडिंग और बची है, उसको पूरा कर लेते हैं मेरे प्यारे बेटा, ठीक है। बेरोजगारी के कारण क्या है बेटा? बेरोजगारी के बहुत कारण है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी बताऊंगा, बेरोजगारी के कारण भी लिख लेना, 2-3 कारण लिख लेते हैं। बेरोजगारी के कारण ध्यान से समझो। चलो अगले पॉइंट पे, 5वें नंबर पॉइंट पे लिखिएगा, बेरोजगारी के कारण। बहुत सारे कारण होते हैं, जनसंख्या वृद्धि होती है। बेरोजगारी के कारण बेरोजगारी के कारण बेरोजगारी के कारण क्या है? बेरोजगारी के कारण पहले मेरी बात समझ लेना बहुत ध्यान से। बट बेटा जनसंख्या में वृद्धि, देश में जनसंख्या विस्फोट तीव्र गति से होता है। देश में प्रतिवर्ष लगभग 2% जनसंख्या वृद्धि हो जाती है प्रतिवर्ष, जबकि इस दर से बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं है। तो इसका मतलब है, पहला कारण है जनसंख्या में वृद्धि। पहला कारण लिख लीजिएगा, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। पहला कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होना, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होना, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होना, तीव्र वृद्धि होना, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होना, किंतु रोजगार के अवसर ना होना, किंतु किंतु इतनी ही तेजी से रोजगार के अवसर ना होना, किंतु इतनी ही तेजी से किंतु इतनी ही तेजी से किंतु इतनी ही तेजी से रोजगार के अवसर ना होना, रोजगार के अवसर ना होना, किंतु इतनी ही तेजी से रोजगार के अवसर ना होना, इतनी ही तेजी से रोजगार के अवसर ना होना, ये पहली दिक्कत है। तो दूसरी समस्या क्या है भैया? ये तो पहली थी। दूसरी समस्या क्या है? दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है या रोजगार प्रदान करने वाली नहीं है। इसमें पुस्तकीय ज्ञान तो भरपूर है किंतु व्यवहारिक ज्ञान शून्य है। लिखिएगा, हमारे देश की शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। दूसरा कारण, हमारे देश की हमारे देश की हमारे देश की शिक्षा प्रणाली का दोषपूर्ण होना, शिक्षा प्रणाली का हमारे देश की शिक्षा प्रणाली का दोषपूर्ण होना, हमारे देश की शिक्षा प्रणाली का दोषपूर्ण होना, ये भी तो एक कारण है। कैसे? अब मैं आपको बताता हूं।
जो पढ़ लिख रहा है युवक उसको नौकरी नहीं मिल रही है, और जो कुछ नहीं कर रहा है पैसा घूस दे करके नौकरी पा जा रहे हैं, तो बाकी युवक तो बेरोजगार ही रहेगा ना। और तीसरा जो कारण है, जो गांव-गांव कुटीर उद्योग होते हैं उन पर ध्यान न देना, उन पर जागरूक न करना, जिसके फलस्वरूप अनेक कारीगर बेकार हो गए, बेरोजगारी में निरंतर वृद्धि हो रही है। कुटीर उद्योगों की अपेक्षा हमारे देश में ध्यान नहीं देते, कुटीर उद्योगों की तरफ ध्यान न देना, ये भी है। कुटीर उद्योगों कुटीर उद्योग का मतलब जान लो, सूत बनाना, लकड़ी बनाना, लकड़ी के बर्तन बनाना, बीड़ी पान बनाना, इसी प्रकार कुटीर उद्योगों की तरफ ध्यान न देना, ये भी। कुटीर का मतलब लघु उद्योग जो होते हैं उन पर जब सरकार ध्यान नहीं देगी तो बेरोजगारी फैलेगी। अब ध्यान से सुनना, औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया। विगत पंचवर्षीय योजनाओं में देश के औद्योगिकरण के लिए प्रशंसनीय कदम उठाए गए, फिर भी समुचित रूप से इसका विकास नहीं हो सका। अतः बेरोजगार व्यक्तियों के लिए वंचित मात्रा में रोजगार नहीं जुटाया जा। औद्योगिकरण का प्रगतिशील ना होना, औद्योगिकरण का विकास ना होना, औद्योगिकरण में विकास की कमी, औद्योगिकरण में मंद विकास, ये भी तो है भाई। मंद विकास का मतलब क्या है? एजेंसियां नहीं खुल रही हैं, काम करने वाले व्यक्तियों की कमी है लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। कृषि का पिछड़ापन, हमारे देश की लगभग 59% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यहाँ की कृषि अत्यंत पिछड़ी हुई दशा में है। पांचवा, कृषि का विकास न हो पाना, कृषि का विकास न हो पाना, कृषि का विकास न हो पाना। अब भैया कहां से कृषि हो, आप समझो यार। यहां जानते हो कभी भी जनसंख्या देखो, जब तक जनसंख्या गिनते हैं पीछे से हम 1-2 करोड़ और बढ़ा देते हैं। योगी जी आए, हम दो हमारे दो, पहले भगवान जितना दो उतना लो, जितना दो उतना लो, भगवान का आशीर्वाद है। यही सब जनसंख्या बेटा। कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी हमारे देश में होना, ये है बेटा बेरोजगारी की समस्या। अविकसित सामाजिक दशा, जाति प्रथा, बाल विवाह, विधवा निषेध, सामाजिक असमानताएं बेरोजगारी को बढ़ावा देती हैं। ये सब बेरोजगारी को बढ़ावा देती हैं। बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे होगा, अगले हेडिंग बनाएंगे 6वें नंबर पे। मैं सही बता रहा हूं। पहले क्या होता था मेरे प्यारे भैया प्यारी दीदी, पहले ये होता था कि ये सब भगवान का आशीर्वाद है, जितना दो उतना लो भैया, खूब लिए रहो। 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, 4 लड़का, 5 लड़का। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं हिंदी का परमेश्वर, माय नेम इज परमेश्वर। भाई साहब पहले क्या होता था, 1 लड़का, 2 लड़का, पहले आया हम दो हमारे दो, फिर आया हम दो हमारे एक। अब पहले हम दो, भगवान हमका चाहे जितना दो उतना लो, आपका आशीर्वाद समझ रहे हैं। मशीन गन घर पे लगी है, जितना हुआ ना हुआ लो। अरे हमारे पहले के जमाने के लोग बहुत मेहनती थे, जिसका परिणाम हमें आज देखने के लिए मिल रहा है। उन्होंने इतनी मेहनत की, जो बल भर मेहनत की, जिन कारण से आज हम जिंदा है। सोचो योगी जी ने कहा हम दो हमारे दो, अगर पहले कोई कह जाता योगी ना होते, क्योंकि योगी 5वें नंबर के हैं बाबू। क्या गजब बात है। कुटीर उद्योग का मतलब लघु उद्योग होता है, जैसे पत्तल बनाना, बीड़ी पान बनाना, लकड़ी के काम करना, ये कुटीर उद्योग होते हैं भैया। ठीक है, चलो बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर लेते हैं थोड़ी देर। बेरोजगारी की समस्या का समाधान, 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 बेरोजगारी की समस्या का समाधान। चलो, तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे होगा, सबसे बड़ी बात है सर। पहले कह रहे सर पहले 5G नेटवर्क नहीं था ना, इसलिए ऐसा चलता था। तो सबसे पहले समस्या का समाधान ये है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। पहला है जनसंख्या पर नियंत्रण। क्या भैया? जनसंख्या पर नियंत्रण, जनसंख्या पर नियंत्रण। तो सबसे पहला क्या है, जनसंख्या पर नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लिख लो, जनसंख्या पर नियंत्रण सही है।
शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन, शिक्षा प्रणाली में, शिक्षा प्रणाली पर व्यापक परिवर्तन, शिक्षा प्रणाली पर व्यापक परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा प्रणाली पर क्या होना चाहिए? व्यापक परिवर्तन। कुटीर उद्योगों का विकास करना है। तीसरा है कुटीर उद्योगों का विकास, 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 ये करना चाहिए। फिर औद्योगिक विकास, सहकारी खेती, ध्यान सुनो, सहकारी खेती का मतलब क्या होता है कि साथ मिलकर खेती करें, सहकारी खेती। पांचवा, चौथा है सहकारी खेती, सहकारी खेती जान रहे हो? सहकारी खेती किस प्रकार की होती है? हर सीजन पर आपको खेती करना ही करना, चाहे आलू करिए चाहे टमाटर करिए। रोजगार कार्यक्रमों का विस्तार करना पड़ेगा, रोजगार कार्यक्रमों का विस्तार, रोजगार कार्यक्रमों का विस्तार, रोजगार कार्यक्रमों का विस्तार, रोजगार कार्यक्रमों का विस्तार करना पड़ेगा। रोजगार कार्यक्रमों का क्या करना पड़ेगा बेटा? विस्तार करना पड़ेगा। सामाजिक ढांचे में परिवर्तन करना पड़ेगा, कुछ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाना पड़ेगा, सुख सुविधाएं देनी पड़ेगी। सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, छठवें नंबर लिख लीजिए, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, सामाजिक ढांचे में क्या करना पड़ेगा बेटा? परिवर्तन करना पड़ेगा। और समझना पड़ेगा आपको, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिखना है, छोटी छोटी बातें हैं, मोटी बातें हैं। अब अगला जो है आप लास्ट पे लिखिएगा उपसंहार, जिसको लिखने के बाद आपको एग्जामिनर कम से कम 2 नंबर इसी पर देगा। देखो 2 नंबर पूरी रूपरेखा बनाने में, 1 नंबर प्रस्तावना की, 1 नंबर उपसंहार के बीच वाले, 4 नंबर ये हो गए, 4 हेडिंग बना दो, 8 नंबर आपके कन्फर्म है। बहुत मजेदार। उपसंहार लिखना ना भूलें मेरे प्यारे भैया, उपसंहार बहुत इंपॉर्टेंट है। उपसंहार निष्कर्ष इसी को कहते हैं, कंक्लूजन जिसे आप कहते हैं कि आपने पूरे चैप्टर का से क्या सीखा है। हमारे देश की सरकार बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए प्रयत्नशील है और उसने इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। हमारे देश में जो कुछ संसाधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग करके भी इसका समाधान खोजा जा सकता है और बेरोजगारी की समस्या को दूर करके देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है। बस हो गया। इतना लिखने के बाद हमारे देश लिख लेंगे बेटा, हमारे देश, हमारे देश की सरकार, हमारे देश की सरकार, हमारे देश की सरकार बेरोजगारी, हमारे देश की सरकार बेरोजगारी, हमारे देश की सरकार जो है ना बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए, अब थोड़ा सा तो अच्छा लिखना पड़ेगा ना बेटा, हमारे देश की सरकार बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए प्रयत्नशील है। समस्या के लिए, बेरोजगारी समस्या, समस्या के समाधान के लिए लिखना है, समस्या के समाधान के लिए, समस्या के समाधान के लिए, समस्या के समाधान के लिए प्रयत्नशील है, प्रयत्नशील है। समस्या के समाधान के लिए क्या है बेटा? समस्या के समाधान के लिए प्रयत्नशील है और उसने इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। और उसने का मतलब सरकार ने, और उसने इस दिशा में अनेक, और उसने इस दिशा में अनेक, इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम भी उठाए, अनेक महत्वपूर्ण कदम भी उठाए, अनेक महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, कदम भी उठाए हैं, अनेक महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। हाँ, काफी कदम उठा रही है, रोजगार दे रही है। हमारे देश में जो कुछ संसाधन उपलब्ध हैं, आगे लिखेंगे हमारे देश में, हमारे देश में जो कुछ संसाधन उपलब्ध है, हमारे देश में जो कुछ संसाधन उपलब्ध है, हमारे देश में जो कुछ संसाधन उपलब्ध हैं, संसाधन उपलब्ध, हमारे देश में जो कुछ संसाधन उपलब्ध हैं, हमारे देश में जो कुछ संसाधन उपलब्ध है भैया,
उनका उपयोग करके भी इसका समाधान खोजा जा सकता है। उनका उपयोग करके भी इसका समाधान खोजा जा सकता है। उनका उपयोग करके भी इसका समाधान खोजा जा सकता है। 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 जो कुछ भी उपलब्ध है समाधान खोजा जा सकता है। और बेरोजगारी की समस्या को दूर कर, 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 और बेरोजगारी की समस्या को दूर कर देश की आर्थिक विकास किया जा सकता है। दूर कर देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है। 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 तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इतना लिख दिया तो 8 नंबर पूरे में पूरे पक्का में पक्का है बेटा। तो क्या आप इसी प्रकार का और भी वीडियो चाहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चा, रहो बेरोजगार। बेटा बे शब्द आपको हटाना है। अगर आपने बे हटा दिया तो बन जाएगा रोजगार। तो आप सभी का जीवन सुखमंगल हो। जितने भी प्यारे बच्चे हैं इस समय इस सेशन को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उन सभी को जीवन से बे शब्द हटेगा, रोजगार मिले, मैं चाहता हूं। तो जितने भी प्यारे लुकुर लुकुर कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको दूसरी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।